नया टॉपिक है हरित क्रांति, है ना। सबसे पहले समझेंगे हरित क्रांति क्या है, इसके बाद आगे की ओर चर्चा करेंगे इसके इतिहास पर, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, है ना, आगे किस प्रकार से यह आया, भारत में इसकी शुरुआत क्यों हुई, किस लिए करना पड़ी, इसके प्रभाव क्या हुए, कहां कहां पर इसका विस्तार था, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हरित क्रांति का सामान्य सा अर्थ होता है कि खाद्यान्न उत्पादन में ऐसी वृद्धि जिसने कई सारी समस्याओं का निदान किया। जैसे अगर हम कहें कि भूखमरी, कुपोषण, है ना, खाद्य सुरक्षा, इन सारी विभीषिकाएं जो थी हमारे सामने, उन सारी समस्याओं का समाधान जिस क्रांति ने किया, उस क्रांति को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। अब हरित क्रांति कहां पर होगी? हरित शब्द जो है वो ग्रीनरी यानी कि खेतों से जुड़ा हुआ है। अब खेतों से जुड़ा हुआ है तो हरियाली हमें खेतों में ही देखने को मिलेगी, तो इसीलिए याद रखना, खेतों की हरियाली में क्रांति करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति। अब खेतों में अगर हरियाली होगी तो स्वाभाविक सी बात होगी कि खाद्यान्न में उत्पादन होगा, वृद्धि होगी। तो खाद्यान्न उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि जिसने कुपोषण, भूखमरी जैसी विभीषिकाओं का अंत किया, उसे हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। अब हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो हरित क्रांति शब्द की उत्पत्ति को देख लेते हैं हम। देखिए, हरित क्रांति शब्द का जो उत्पत्ति हुई, हरित क्रांति अगर हम शब्द देखें तो हरित क्रांति के शब्द को गढ़ने वाले यूएस के एक व्यक्ति थे, अमेरिका के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर विलियम गॉड। अगर हरित क्रांति शब्द की उत्पत्ति अगर हम देख रहे थे, देखिए शब्द किसने दिया, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने दिया, प्रोफेसर विलियम गॉड। अब प्रोफेसर विलियम गॉड ने यह शब्द जो दिया था वो लगभग 1960 के दशक में दिया था। कब दिया था? 1960 के दशक में दिया था। अब 1960 के दशक में अगर हम इस शब्द को देख रहे हैं तो क्या इससे पहले हरित क्रांति नहीं हुई थी? तो इससे पहले हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो हम मैक्सिको से मानते हैं। कहां से मानते हैं? मैक्सिको से। कभी क्वेश्चन आपको प्री में पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? भारत में नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो कहां से हुई, तो हम उसे कहां से मानते हैं, मैक्सिको में मानते हैं, और 1940 के दशक से मानते हैं। कहां से मानते हैं? 1940 के दशक से हरित क्रांति की शुरुआत मानते हैं। अब आप सोचोगे कि सर हरित क्रांति शब्द जो गढ़ा गया वो तो 1960 के दशक में गढ़ा गया, और जबकि हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1940 में हुई, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं। उससे पहले इसे हरित क्रांति के नाम से नहीं जाना जाता था, बस इतनी बात होगी ना। लेकिन रिवॉल्यूशन तो हुआ था, इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन बाद में नाम दिया गया। वो बाद में किसने नाम दिया? प्रोफेसर विलियम गॉड ने नाम दिया। और प्रोफेसर विलियम गॉड ने, याद रखना, एक सेमिनार था, उस सेमिनार का नाम था, है ना, फूड क्राइसिस इन थर्ड वर्ल्ड, यानी कि तीसरी दुनिया में खाद्यान्न संकट। तीसरी दुनिया में खाद्यान्न संकट करके एक सेमिनार था। उस सेमिनार में जो है प्रोफेसर विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द को गढ़ा। अब हरित क्रांति शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि खाद्यान्न उत्पादन। याद रखें, बाद में यह गेहूं और धान के उत्पादन और मक्के के उत्पादन के लिए बनकर रह गया। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ये केवल और केवल गेहूं क्रांति बनकर रहेगा। भारत में हरित क्रांति का तात्पर्य ही है गेहूं क्रांति, ठीक है ना। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो वर्ल्ड में, याद रखना है, मक्के के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, गेहूं के उत्पादन में भी वृद्धि हुआ, और चावल के उत्पादन में भी हमें वृद्धि देखने को मिली। तो सामान्य सा अर्थ हमने ये कहा कि भाई हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि। अप्रत्याशित वृद्धि का तात्पर्य कि ऐसी वृद्धि जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी, और इतनी सारी वृद्धि हो गई कि हम जिन खाद्यान्न के लिए जो है वह मर रहे थे, वो खाद्यान्न अब घर पहुंच हमें प्राप्त हो रहा था। यानी कि कुपोषण, भूखमरी, ठीक है, अकाल जैसी विभीषिकाओं का इसने क्या किया, अंत किया। इसी को हम कहते हैं हरित क्रांति। अब मैक्सिको में कैसे हुआ? सबसे पहले मैक्सिको में शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी कहानी पर हम शुरुआत कर रहे हैं कि 1940 के दशक के पहले अगर हम बात करें तो 1910 से लेकर 15 तक जो था वह मैक्सिको में अच्छा काल माना जाता था। हालांकि मैक्सिको को इतना बड़ा विकसित देशों में शामिल नहीं था, ठीक है ना, लेकिन पश्चिमी देश होने के कारण पश्चिमी प्रभाव से वह प्रभाव में अवश्य था। मैक्सिको में 1915 के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि पहला विश्व युद्ध छिड़ गया।
अब पहले विश्व युद्ध के बाद जो है वो मैक्सिको में अकाल भी पड़ा। अब मैक्सिको में जैसे ही अकाल पड़ा, याद रखना है, वहां से खाद्यान्न उत्पादन में हमें कमी देखने को मिलती है 1915 के बाद या 1920 के बाद की बात करें तो मैक्सिको में कहीं ना कहीं याद रखना है कि खाद्यान्न उत्पादन कम होते चला गया। दूसरा कि यही वो चरण था जब मैक्सिको में जनसंख्या वृद्धि का दौर भी था, यानी कि जनसंख्या विस्फोट वहां पर सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रहा था। धीरे धीरे मैक्सिको उभरता, उतने में याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध की कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार होने लगी थी। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ तभी मैक्सिको में भयंकर अकाल पड़ा 1940 के दशक में। वो भयंकर अकाल ने वहां पर लोगों के जीवन परिस्थितियों को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। यानी कि इतना बड़ा अकाल था, इतना बड़ा संकट था, इतनी बड़ी भूखमरी वहां पर निर्मित हो गई कि लोग मैक्सिको को छोड़कर जो है वो अन्य देश की ओर पलायन कर रहे थे। और अन्य देश की ओर उस वक्त पलायन कर रहे थे 1940 के दशक में जब द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ा हुआ था। और ऐसे क्रम में उनका सबसे बड़ा पलायन का जो क्रम था वो यूएसए में ही होगा, क्योंकि मैक्सिको के ऊपर ही यूएसए है। मैक्सिको के नीचे जो है वो तो छोटे छोटे देश है, वहां पर जाकर करेंगे क्या, पहले वहां पे भूखे है और उनसे भी कैसे छीने हम, तो छीनने के लिए एक ही जगह हमें प्राप्त हो रही है, वो है यूएसए। अब यूएसए में जब वह जाने लगे तो यूएसए की सरकार देखने लगी कि बड़े प्रमाण में जो है मैक्सिको से लोगों का पलायन यूएसए की ओर हो रहा है। परिणाम स्वरूप इस पलायन को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने जो है वो कई सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, यानी कि वहां पर अपनी सेनाओं को भी लगाया, साथ में वहां पर बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण किया जाने लगा ताकि कोई भी व्यक्ति जो है मैक्सिको से यूएसए के अंदर ना आ सके। यानी कि इतनी भयावह परिस्थिति थी, आप समझ नहीं सकते हो कि वहां पर एक भुट्टा लेने के लिए जो है लोगों को कहीं ना कहीं कत्ल करना पड़ रहा था। इतनी भयावह परिस्थिति वहां पर जो है मैक्सिको के कुछ क्षेत्रों में जो है वह घटने लगी थी। तो इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए याद रखना है अमेरिका आगे आया, और अमेरिका में वहां के उपराष्ट्रपति थे, हेनरी करके थे उस वक्त के तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने ये डिसाइड किया 1940 के आसपास कि हमें दौरा करना चाहिए मैक्सिको का। ऐसा ना हो कि इसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं हम पर भी आ जाए। आखिर ऐसी परिस्थितियां वहां पर किस प्रकार से निर्मित हुई, और अगर हुई तो इनका विनाश किस प्रकार से किया जा सकता है और पुनः से वैसी परिस्थितियों को बहाल कैसे किया जा सकता है। उन्होंने अपना दौरा किया और दौरे में उन्होंने ये देखा कि कई लोग जो है वो कई दिनों से खाना भी नहीं खाए थे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ पर परिस्थितियां निर्मित की जा सकती है। क्या हम कृषि उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ स्टेशन स्थापित कर सकते हैं? क्या यहाँ पर ऐसी फसलों का हम विकास कर सकते हैं जो कम समय में यहाँ के लोगों को उत्पादन ज्यादा दे सकते हैं? तो इन सारी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद जब वह अमेरिका लौटे तो अमेरिका लौटने के बाद राष्ट्रपति से चर्चा की, और राष्ट्रपति से चर्चा करने के बाद याद रखना है दो महत्वपूर्ण संस्थान, एक फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से याद रखना है वहां पर कृषि स्टेशन स्थापना करने की अनुमति दी गई, और इसके लिए एक दल का नियुक्त किया गया, एक दल बनाया गया, और इस दल का नेतृत्व जो था एक युवा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के हाथों में सौंपा गया। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है वह गए मैक्सिको में, और मैक्सिको में याले घाटी में और मैक्सिकन सिटी, इन दो जगह पर महत्वपूर्ण अपने कृषि स्टेशन स्थापित किए और वहां की जलवायु परिस्थितियों का सबसे पहले जायजा लिया। और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने देखा कि यह जलवायु मक्के के उत्पादन के लिए अनुकूल है, तो उन्होंने मक्के के बीजों में कुछ आनुवांशिक परिवर्तन किया, और आनुवांशिक परिवर्तन के फलस्वरूप वहां पर मक्का उत्पादन का कार्य आरंभ किया जाने लगा। और मक्का उत्पादन जब यह कार्य शुरू हुआ तो 2 से 3 सालों में मैक्सिको पहले के मुकाबले 3 से 4 गुना अधिक उत्पादन करने लगा। यानी कि बोने प्रजाति के लिए, बोने प्रजाति का एक फायदा यह होता है कि इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है, हवाओं वगैरह से जो है वो ज्यादा ग्रसित नहीं होते, और इनकी वृद्धि भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो उत्पादन भी हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो मक्के की बोने प्रजाति का जो है उन्होंने विकास किया, और देखते ही देखते मक्के के उत्पादन में जो है वो मैक्सिको आत्मनिर्भर बन चुका था। लेकिन समस्या तब भी नहीं कम हुई, क्योंकि मक्के के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। और ये वो समय था जब द्वितीय हरित क्रांति के बाद में पूरे विश्व में कहीं ना कहीं खाद्यान्न संकट जो है वो उत्पन्न हो रहा था। ऐसे में जापान जैसे लोग आगे आए और उन्होंने अपने देश की बोनी प्रजाति जो है वह पश्चिमी देशों को निर्यात करना आरंभ किया। और उस पश्चिमी देशों में जो जापान की जो प्रजाति है उसका नाम था नॉरिनटेन। क्या नाम था? नॉरिनटेन। तो नॉरिनटेन जो था
नॉरिन जो था ये बोनी प्रजाति है, ये जापान की याद रखना है, बोनी प्रजाति है। तो इसी बोनी प्रजाति जो थे उसका आयात जो है वो मेक्सिको के द्वारा किया गया, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग ने इसका आयात करना निश्चय किया और ये सोचा कि क्या मक्के के साथ गेहूं की कृषि की जा सकती है या मक्के के साथ हम ऐसी कोई गेहूं की फसल जो है वो लगा सकते हैं जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे दे मक्के के जैसे। तो वो कैसे होगा, क्योंकि अगर हम जापान की प्रजाति को देखें तो ये प्योर रूप में थी, ये कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं थी, यानी कि ये कोई आनुवंशिकीय परिवर्तन की हुई फसल नहीं थी। वो जिस प्रकार से हमारी नॉर्मल फसल आती है गेहूं की, वो उस प्रकार से उत्पादन देती थी। तो नॉरिन जो थी वो बोनी प्रजाति अवश्य थी, लेकिन इसकी उत्पादन शक्ति जो थी वो उतनी ज्यादा नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते जितनी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हम देख पाते। आज हम जितना देख पाते इतना उत्पादन, लेकिन तब के लिहाज से इतना उत्पादन भी उसके लिए बहुत था, क्योंकि उस वक्त इससे ज्यादा उत्पादन देने वाली कोई हमारे पास प्रजाति नहीं थी, हालांकि इसके समकक्ष बहुत थी। तो नॉरिन एक बोनी प्रजाति होने के कारण याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग ने इस नॉरिन का चयन किया। और ये नॉरिन याद रखना उत्पादन दे तो रहा था लेकिन ज्यादा नहीं दे रहा था। और दूसरी चीज कि यह कीटों से या रोग प्रतिकारक क्षमता जो थी इसमें बहुत कम थी। तो क्या हम इसके जीन में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, इसे क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसके साथ याद रखना है मेक्सिको की ऐसी कोई गेहूं की प्रजाति हो जो कीटों से लड़ने में सक्षम हो और जो वृद्धि दर को थोड़ा सा बढ़ा दे। तो ऐसे हार्मोन्स को क्या हम इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, क्या ऐसे जीन को जो है हम इसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं और एक नई प्रजाति बना सकते हैं गेहूं की, और वह गेहूं की प्रजाति अगर नई बनती है तो कम समय में ज्यादा उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत अच्छी होगी दूसरे के मुकाबले। तो इन्होंने याद रखना है क्रॉसिंग करवाई, नॉरिन और मेक्सिको की बोनी प्रजातियों के साथ जो है इसकी क्रॉसिंग करवाई, और क्रॉसिंग करने के बाद जो है वो मैक्सिकन बीटा नामक यानी कि मेक्सिको बोनी नामक जो है वो प्रजातियां निर्मित की। एक प्रकार की कोई बीज नहीं निर्मित की, है ना, इसमें कई सारे जो है वह बीजों का निर्माण किया, जिसमें सोनारा था, सोनालिका था, है ना। तो ऐसी कई सारी प्रजातियां जो थी उन्होंने विकसित की और विकसित करने के बाद मेक्सिको में इसका, है ना, बीजारोपण किया। और बीजारोपण करने के बाद याद रखना है 8 से 10 सालों में जो है वो कहीं ना कहीं मेक्सिको गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका था। और 15 से 20 सालों में याद रखना है 1966 से 68 का वो समय था जब मेक्सिको दुनिया में गेहूं निर्यात करने वाले बड़े देशों में शामिल होते चला गया। मक्के के निर्यात में जो है वो मेक्सिको का अग्रणी जो है वो नंबर आते चला गया। तो इस प्रकार से जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर कुपोषण, भूखमरी जैसी, खाद्यान्न संकट जैसी विभीषिकाओं का अंत इस क्रांति ने किया। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति नाम दिया गया। और यही वह समय था जब 1960 में जब नॉर्मन बोरलॉग ने यह कहा कि क्या हमें केवल और केवल मक्के और गेहूं के क्षेत्र में ही काम करना है, खाद्यान्न अलग नहीं है। तो ऐसा ही खाद्यान्न संकट 1960 के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में देखा जाने लगा। और दक्षिण पूर्वी देशों के एशियाई देशों में याद रखना है चावल एक प्रमुख खाद्यान्न के रूप में देखा जाता है। और यही कारण है कि उन्होंने फिलीपींस जैसे एरिया को चुना और फिलीपींस में सबसे पहले धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। क्या की, ये समझिए आप इतना कि मेक्सिको में किस प्रकार से हुआ और इसे हरित क्रांति कैसे नाम दिया गया। तो 1960 से 68 के बीच में जो है वो मेक्सिको कहीं ना कहीं निर्यात कर रहा था, और इतना ज्यादा सफलता देखने के बाद जो है कृषि क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि। और इस वक्त तक आते आते याद रखना है कई देश, कई विकासशील देश थे, कई अल्प विकसित देश थे जिन्हें गेहूं की आवश्यकता थी, तो इसी प्रजाति से याद रखना उन्हें गेहूं को ट्रांसफर किया गया। और यही कारण था कि इतनी बड़ी सफलता के बाद कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर दिया जाता है। तो कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड, स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है तो इनके नाम पर कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड आज वर्तमान में यदि कोई दिया जाता है तो वो बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, बोरलॉग। तो ये उन्हीं के नाम पर दिया। हालांकि 1960 के दशक में याद रखना है कृषि क्षेत्र में अच्छा कार्य करने हेतु नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। खैर, हम 1960 की बात कर रहे हैं। 1960 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चावल की समस्या को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई।
1960 में, ठीक है, अनुसंधान केंद्र यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर की जो है वो स्थापना हुई। कहां पर? मनीला में। मनीला कहां है? फिलीपींस में है। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई और यहां पर भी याद रखना है कि चावल की एक प्रजाति को विकसित किया गया जिसका नाम था आयारेट। और आयारेट जो है वो फिलीपींस में एक बोनी प्रजाति जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी, जिसकी उत्पादन क्षमता जो थी वो सामान्य चावल से जो है वो बहुत ज्यादा थी। और फिलीपींस उस वक्त धान के उत्पादन में जो है वो कहीं ना कहीं याद रखना बहुत ज्यादा पिछड़ रहा था। यही कारण था कि फिलीपींस को चुना गया और फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थापना के बाद आयारेट प्रकार की चावल की किस्म को जो है वो उपजाया गया और यही वह किस्म है जो भारत में भी आई। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये है। मैंने गेहूं की प्रजाति में आपको क्या बोला? गेहूं की प्रजाति में सोनारा, सोनालिका, है ना, लार्मा रोजा, ये प्रमुख प्रजातियां थी। ये मेक्सिको की, याद रखना, ये मैक्सिकन बीटा के अंतर्गत आती है। ये सारी गेहूं की प्रजातियां क्या है? मैक्सिकन बीटा का अर्थ होता है मैक्सिको की बोनी प्रजातियां। मैक्सिको की बोनी प्रजातियों में हमने किसको रखा था? सोनारा को रखा, सोनालिका को रखा, लार्मा रोजा। तो हमारे भारत में सोनालिका, लार्मा रोजा, उसके बाद याद रखना है कि कहीं ना कहीं पूसा लार्मा, ये भी एक प्रमुख प्रजाति थी। इसके बाद याद रखना है हमने कहीं ना कहीं हमारी कौन सी प्रजाति है, हम कौन सा गेहूं लगाते हैं? शरबती। तो शरबती सोनारा करके भी एक प्रजाति थी, शरबती सोनारा, ये भी बोनी प्रजाति थी, तो इसको भी लाया गया। ये सारी गेहूं की प्रजातियां जो थी वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका कहीं ना कहीं बीज को बोया गया और उत्पादन को, है ना, या उत्पादन में जो है वो बहुत ज्यादा वृद्धि को देखा गया। तो ये गेहूं की प्रजातियां थी, ये याद रखना है। सोनारा था, सोनालिका था, लार्मा रोजा, पूसा लार्मा, शरबती सोनारा, ये प्रमुख प्रजातियां जो थी वो कहीं ना कहीं हरित क्रांति के दौर में उपजी ये बोनी प्रजातियां थी। ये सारी बोनी प्रजातियां ताकि उत्पादन बढ़ सके। ठीक है, हरित क्रांति के उद्देश्य क्या है, उसके तत्व क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो फिलहाल कहानी को हम देख रहे हैं। तो 1960, इसी बीच में याद रखना है भारत में भी कोई ना कोई हलचल हो रही होगी, हो रही होगी ना, हो रही होगी। तो उस हलचल को हम बाद में देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के विकास को देखेंगे। तो फिलीपींस में जो है वो आयारेट धान की किस्म को लगाया गया और फिलीपींस भी 2 से 3 वर्षों में इतना धान का उत्पादन किया कि वह पूरे विश्व में, याद रखना है, कहीं ना कहीं धान के निर्यात को बढ़ावा दे रहा था। यानी कि वो इतना सक्षम हो चुका था कि अब धान में आत्मनिर्भरता के साथ साथ वह धान का निर्यात भी करने लगा था। इतनी ज्यादा वृद्धि को देखा गया, समझे? तो फिर कहीं ना कहीं ये जो क्रांति थी वो हरित क्रांति जो थी वो कहीं ना कहीं मक्के से संबंधित थी, कहीं ना कहीं गेहूं से संबंधित थी, साथ में धान से भी संबंधित थी। तो खाद्यान्न उत्पादन में इसने जो है वो बहुत ज्यादा वृद्धि की और बहुत बड़ी समस्या को कहीं ना कहीं इससे, है ना, छुटकारा भी मिला लोगों को। लेकिन भारत में ऐसी क्या स्थितियां बनी, क्यों हरित क्रांति को हमें अपनाना पड़ा और हरित क्रांति ने हमें क्या दिया, इन सारी चीजों को हम आगे की ओर डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अर्थ है हरित क्रांति का वो देख लीजिए, है ना। जैसे मैंने कहा कि हरित क्रांति का अर्थ है खाद्यान्न उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि, जिसने खाद्यान्न संकट, अकाल, कुपोषण, भूखमरी, ठीक है, जैसी विभीषिकाओं का अंत किया। उसी को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। लेकिन भारत में अगर हम हरित क्रांति को देखें, ये उद्देश्य हम बाद में देखेंगे, उद्देश्य आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्यों हमने अपनाया। जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो पता ही चल जाएगा भाई क्यों अपनाना आवश्यक था, अगर ना अपनाते तो क्या होता। तो ये उद्देश्य जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। भारत की स्थिति क्या थी? देखो, भारत में एक व्यक्ति थे, देख लो जरा, ये है ना, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये ऐसे व्यक्ति है जिनके मन में कहीं ना कहीं लोगों के प्रति संवेदना थी, क्योंकि वो उस दौर के शिष्य थे जिस दौर में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। यानी कि 1943 के आसपास जो थे ये भाई साहब, जिनका नाम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है,
और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जब 1943 के आसपास अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे, तो वह याद रखना है जंतु विज्ञान में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे। किसमें थे? हाँ, तो बायोलॉजी के क्षेत्र में याद रखना है ये एक बड़ा चेहरा थे उस वक्त के 1943, 42, 43 के आसपास। उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध कहीं ना कहीं, है ना, उसके प्रभाव भी जो है वो भारत यहां पर झेल रहा था। ऐसे में भारत बहुत सारे क्षेत्रों में लड़ाई लड़ रहा था और बंगाल हमारे यहां पर याद रखना है क्रांति के बड़े क्षेत्रों में से एक क्षेत्र रहा है, नहीं रहा है। और 1943 का वो दौर था जब बंगाल में बहुत बड़ा अकाल हुआ, इतना बड़ा अकाल हुआ कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो जंतु विज्ञान में अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन्होंने ये विचार किया कि मैं जंतु विज्ञान में ग्रेजुएशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर लोग तो मर रहे हैं। इसलिए तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपने उस ग्रेजुएशन को वहीं पर बंद किया और कृषि क्षेत्र में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चालू कर दिया कि मैं आगे चलकर भारत में ऐसी स्थिति को पुनः से नहीं होने दूंगा। और 1943 के आसपास जो है वो मैक्सिको में भी ऐसी भयावह स्थिति आप देख रहे होंगे। मैंने 1940 का दशक बोला, तो ये वही दौर था जब मैक्सिको में याद रखना है कि कहीं ना कहीं हरित क्रांति हमें देखने को मिल रही थी, यानी कि भूखमरी हमें देखने को मिल रही थी। तो भारत में भी ये स्थिति आ रही थी, लेकिन सारे पूरे भारत में नहीं थी, भारत के कुछ एक क्षेत्र में थी, जिसको देखकर कहीं ना कहीं एम एस स्वामीनाथन जी को यह लगा कि नहीं यार, भारत में भी हमें भूखमरी जैसी समस्याओं का निदान करना होगा। और जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब तक जो है वो भारत आजादी के क्रम में था। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हमारे यहां पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे किसान हो। कई सारे किसान ऐसे थे जिनके पास जो है वो पट्टे की भूमि थी। अगर किसान थे भी तो उनके पास उन्नत प्रकार की बीजें नहीं थी। अगर किसान थे भी तो उनके पास जो है वो आधुनिक जो है वो है ना मशीनरी नहीं थी। अगर थे भी तो उनके पास कीटनाशक नहीं थे, रासायनिक उर्वरक नहीं थे। कर रहे थे किसानी, लेकिन जो है वो ज्यादातर जो फसल थी वो उत्पादन जो था वो इतना नहीं हो पाता कि हम भारत जो है वो किसी देश को निर्यात कर सके। पहले तो हम अपनी आपूर्ति ही पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आजादी के तुरंत बाद हमें पाकिस्तान से युद्ध करना था मतलब पहले डिसाइड नहीं था। अब उन्होंने कर दिया तो अब क्या कर सकते, जवाब तो देना पड़ेगा। और युद्ध में कोई देश कूदता है तो याद रखना उसकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं नीचे की हो जाती है। आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो कई सारे देश जो है वह सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त भारत नहीं था ना। भारत तो ताजा ताजा आजाद हुआ था, और ताजा ताजा जब आजाद हुआ है, जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो उस देश में स्थिरता लाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये वो समय था जब भारत में अपना संविधान बन रहा था। 1950 तक आते आते भारत में जो थी स्थिति बड़ी थोड़ी कमजोर होती चली जाती है किसानों की, क्योंकि किसानों के पास कुछ नहीं था। कुछ क्षेत्र अवश्य थे जहां पर उत्पादन क्षमता अधिक थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, है ना, यूपी का उत्तरी क्षेत्र, ये काफी अच्छे क्षेत्र थे क्योंकि गंगा सिंधु का मैदान था, उपजाऊ भूमि थी। यहाँ पर किसान जो है वो अच्छा उत्पादन कर रहे थे। और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी देखे तो यहाँ के किसान शिक्षित थे, बजाय कि पूरे देश में जो किसान थे वो उनके मुकाबले यहाँ के किसान जो थे वो शिक्षित थे। भूमि भी उर्वर थी, है ना। पैसों के मामले में भी देखा जाए तो यहाँ के किसान अन्य किसानों के मुकाबले थोड़ी आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी मानी जाती थी। तो 1950 के बाद याद रखना है कि भारत में कृषि क्षेत्र में उत्थान के लिए क्या किया जाए। तो कृषि क्षेत्र में उत्थान के लिए याद रखना है 1952 में भारत सरकार ने किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से, किसकी सहायता से? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से, फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से याद रखना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। किसकी? सामुदायिक। ये तो सभी को पता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। किसमें पढ़ा है? हाँ, सभी ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। सभी टीचर आते हैं तो ये पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, क्योंकि टॉपिक ही वही है। अब क्या कर सकते हैं। ये क्या हो गया? अच्छा, आ गई वापस। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले हमें यह भी तो जानना होगा ना कि भाई इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि
किसानों को यही से आ रही आवाज, लिखो तो ठीक है, चलिए मुझे तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि किसानों को उन्नत बीज मिले। क्या मिले? उन्नत बीज किसानों तक पहुंचाया जाए, उन्हें उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये सारे उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए फोर्ड फाउंडेशन, जो अमेरिका का एक फाउंडेशन है, जो कहीं ना कहीं विकासशील देश और अल्प विकसित देशों में जो है वो विकास के लिए जो है कार्य करते रहते हैं, तो उन्हीं फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की 1952 में। अब 1952 में जब यह कार्यक्रम की शुरुआत जब नेहरू जी के शासनकाल में हुई, तो लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं उन्नत किस्म की बीजें मुहैया कराई गई, उन्हें सिंचाई सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई गई, उन्हें याद रखना है कीटनाशक जो है वो उपलब्ध कराए गए, मशीनरी जो है उन्हें उपलब्ध कराए जाने का इसमें कार्यक्रम में लक्ष्य रखा गया। अब 1952 के बाद जैसे ही यह योजना लागू हुई, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए किसी बड़े संगठन का निर्माण नहीं किया गया था, बस भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया और उसके बाद याद रखना है पैसे पर पैसे हम देते चले गए। लेकिन पैसे पर पैसे जब देते चले गए और 1957 के बाद याद रखना है ना, 1957 के आसपास जब याद रखना है कि चुनाव का फिर से समय आने वाला था। अब जब आने वाला था तो याद रखना है कि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं अपनी जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ होगा, इसके लिए कहीं ना कहीं एक मीटिंग रखता होगा, एक कोई ना कोई याद रखना है समिति बनाता होगा, बनाता होगा। तो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए याद रखना है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। किसकी की गई? बलवंत राय मेहता समिति बनी। तो बलवंत राय मेहता समिति की जब स्थापना की गई, तो बलवंत राय समिति ने याद रखना है अपनी रिपोर्ट में यह कहा, है ना, अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि 1955 के आसपास थे ना शायद, हाँ, तो ये जब समिति जब बनी तो 57 था, हाँ 57 ही होगा, है ना, मुझे ईयर कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन 1957 के आसपास। 1957 में जब बलवंत राय समिति जब बनी, तब इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, तब ये कहा कि आपकी यह योजना सबसे भद्दी योजना है, इसका कोई भी काम जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। तो नेहरू जी ने पूछा कि क्या मैंने इतने सारे पैसे खर्च किए, उन्नत किस्म की बीजें गई, उसका कोई उत्पादन नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि जब बीजें किसानों तक पहुंची ही नहीं तो उत्पादन का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कैसे नहीं पहुंची? क्योंकि आपने किसी प्रकार का सिस्टम उसके नियंत्रण के लिए रखा ही नहीं, कोई ऐसा तंत्र आपने बनाया नहीं कि आप जो पैसे जो नीचे तक ये जो सारी सुविधाएं दे रहे, आपका उद्देश्य तो ठीक था, लेकिन उस उद्देश्य के क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया थी वो सही नहीं थी, वो नीचे किसानों तक पहुंचे ही नहीं। और किसान आप तक पहुंचे कैसे, इसके लिए भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आम जनता प्रधानमंत्री तक सीधा पहुंचेगी कैसे? नहीं पहुंच पाती है। तो आपने इसके लिए कोई सुविधा रखी क्या? कोई ऐसा तंत्र स्थापित किया जिसके कारण आपने ये देखा कि किसानों तक जो है उन्नत किस्म की बीज जा रही? क्यों आखिर आपने ये सारी योजनाएं देने के बाद भी भारत जो है वो खाद्यान्न उत्पादन इतना नहीं कर पा रहा है? ये तो करना चाहिए था। तो 1957 तक आते आते हमारा खाद्यान्न उत्पादन तो बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा क्यों नहीं? उद्देश्य आपका बहुत सही था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कोई छोटा कार्यक्रम तो था नहीं, ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था देश के किसानों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए। तब बलवंत राय जी ने उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए किया क्या जाए? उन्होंने कहा कि राजनीति को निचले स्तर पर ले जाओ ताकि प्रशासन भी निचले स्तर पर अच्छे तरीके से कार्य करे। तात्पर्य यह है कि राजनीतिक संस्थाओं को ब्लॉक लेवल पर और ब्लॉक लेवल से ग्रामीण लेवल पर स्थापित कर दो, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दीजिए। यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर विकास खंड और जिला स्तर पर जिला पंचायत, है ना। तो ग्राम पंचायत विकास खंड के अधीन रहेगी, विकास खंड जिला पंचायत के अधीन कार्य करेगा। तो इस प्रकार से अगर नीचे कोई सुविधा नहीं पहुंच पा रही तो विकास खंड तक आएगा, विकास खंड से याद रखना जिला, और जिले से फिर राज्य सरकार तक पहुंचेगी और राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक जो है वो पहुंच जाएगी।
तो इनका जो कहना था त्रिस्तरीय पंचायती राज का, तो इसी के तहत याद रखना है कि नागौर में जो है, राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायत के चुनाव आयोजित कराए गए। खैर वो पंचायती राज में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी इस वक्त तक आते आते भारत में खाद्यान्न जो संकट था वो बढ़ चुका था, क्योंकि सुविधाएं देने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन नहीं हुआ। और यही वह दौर था जब भारत जो है वह अकाल से पीड़ित था, यानी कि भारत में मानसून कहीं ना कहीं जो है वह धोखा दे रहा था। हमारे जलवायु जो है वह कहीं ना कहीं भारत का समर्थन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए खाद्यान्न उत्पादन में और ज्यादा समस्या उत्पन्न होने लगी थी। और यही वह दौर था जब पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत के संबंध और कटु हो रहे थे। खैर पाकिस्तान के साथ तो थे ही, लेकिन 1957 से पहले, है ना, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था, वो नारा कहीं ना कहीं खंडित होता चला जा रहा था और भारत के संबंध चाइना के साथ जो है वो कटु होते जा रहे थे, क्योंकि काराकोरम राजमार्ग का जो है निर्माण जो है चाइना ने कर लिया था और इससे भारत को आपत्ति थी। और इसी को लेकर याद रखना है कि कहीं ना कहीं भारत और चाइना के संबंध खराब हो रहे थे। तिब्बत के क्षेत्र से आए हुए बौद्ध भिक्षुक जो है भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे थे, जो चाइना को पसंद नहीं था, दलाई लामा जैसे लोग। तो ये वह दौर था जब भारत चाइना के साथ भी लड़ रहा था, पाकिस्तान के साथ भी लड़ रहा था, और आंतरिक भाग में अगर हम देखें, आंतरिक दृष्टि से अगर हम देखें, तो भारत अकाल से भी लड़ रहा था। तो खाद्यान्न में याद रखना है इतना ज्यादा हमें उत्पादन नहीं हो पा रहा था। 1960 तक आते आते याद रखना है भारत और चीन के जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा कटु हो रहे थे, और इसलिए 1962 में जो है वो क्या हुआ, 1962 में भारत और चीन के बीच में शांति समझौता हुआ। अच्छा, युद्ध हुआ 1962 में, और 1962 में याद रखना है भारत चीन का युद्ध होता है, और भारत चीन के युद्ध में चीन एक तरफा भारत पर अधिकार करने के लिए आतुर था, क्योंकि भारत के पास उस वक्त याद रखना थी, सेना तो थी लेकिन सेना के पास लड़ने के लिए इतने उन्नत किस्म के हथियार नहीं थे, और भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में जा रहा था, जिससे भारत जो है वो खाद्यान्न आयात भी ज्यादा नहीं कर पा रहा था। 1962 के आसपास मानसून ठीक ठाक होता है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं हुआ कि हमें खेती में जो है वो उत्पादन ज्यादा मिल सके। तो 1962 में हमें दो ओर से लड़ रहे थे। किस ओर से? एक 1962 में इस युद्ध से लड़ रहे थे, और दूसरा हम जलवायु से लड़ रहे थे, मानसून से लड़ रहे थे। ये समस्याएं उत्पन्न होती चली जा रही थी भारत में, यानी कि भारत खाद्यान्न उत्पादन ज्यादा नहीं कर पा रहा था, जितना कर पा रहा था भारत की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा युद्ध में खर्च हो रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि चाइना ने जो है वो एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, है ना। और इस युद्ध विराम के बाद आपको भी पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो राजनीति से लगभग जो है अब दूर चले जा रहे थे। तात्पर्य उनकी तबीयत जो है वह खराब होती चली जा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा झटका उन्हें लगा था। इसी वक्त जो था वो भारत के जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो चाइना के कब्जे में चला गया, जिसे आप अक्साई चीन के नाम से जानते हो। इस पर अधिकार कर लिया था, वह क्षेत्र दे दिया गया था, उस पर आज भी अधिकार है चाइना का। तो ये ऐसी समस्या भारत को देखने में आई थी। और 1964 तक आते आते याद रखना है नेहरू जी चल बसे। नेहरू जी गए और फिर जिम्मा आता है 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी पर। किस पर आता है? लाल बहादुर शास्त्री जी पर। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जब यह प्रधानमंत्री बन रहे थे, उससे पूर्व ही एमएस स्वामीनाथन जो थे, एमएस स्वामीनाथन के समक्ष ये जब समस्या जा रही थी, तो एमएस स्वामीनाथन याद रखना है उस वक्त तत्कालीन मतलब 1960 के आसपास जो नेहरू जी की सरकार थी, उस सरकार के कृषि मंत्री के सहायक के तौर पर थे एमएस स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन याद रखना है, उन्होंने कहा कि हमें तत्काल प्रभाव से मैक्सिको में उपजाई जाने वाली प्रजाति जो थी, उन प्रजातियों को भारत में लाना होगा और उपजाना होगा। 1960 में जैसे ही 61 में जैसे ही एमएस स्वामीनाथन जी ने यह बात कही, तब कई किसान ये कह रहे थे कि नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, कैसी प्रजाति है, कैसा खाद्यान्न है, हमें क्या पता। तो कई किसान जो थे वो इन सारी प्रजातियों को लगाने में हिचकिचा रहे थे। एमएस स्वामीनाथन जी ने कहा कि HYV बीज है, हाई यील्ड वेराइटी बीज है, ये कम समय में ज्यादा उत्पादन देगी, ताकि हम खाद्यान्न संकट को जो है कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं। कुछ किसानों ने यहां पर उत्पादन कार्य आरंभ किया, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हरित क्रांति की शुरुआत जो थी वो हो चुकी थी। हाँ,
अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो 61-62 से हम, है ना, HYV बीजों का उपयोग हम करना आरंभ कर चुके थे। हरित क्रांति का एक बड़ा दौर कब आता है वो बात की बात है, लेकिन धीरे धीरे अप्रत्यक्ष तौर पर हरित क्रांति की शुरुआत हम 1961-62 से मानना आरंभ कर लेते हैं। 62, 63, 64 तक जो है हमारा कार्य थोड़ा बहुत अच्छा चल भी रहा था, लेकिन मॉनसून इस वक्त अच्छा आ गया। लेकिन में कहा मैंने, मॉनसून अच्छा आ गया, इसलिए लेकिन में कहा क्योंकि अच्छे मॉनसून के बाद भी भारत ने ज्यादा उत्पादन नहीं दिया। 1964-65 में भारत में मॉनसून अच्छी तरीके से हुआ, किंतु भारत में फिर भी खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो पा रहा था। और इस वक्त ये भी दौर था कि नेहरू जी चल बसे और लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तब खाद्यान्न उत्पादन एक और संकट था ही था कि 1965 में पाकिस्तान के साथ पुनः से युद्ध हो गया। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अब पाकिस्तान के साथ युद्ध भी था और हमारे आंतरिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने दो ही बड़ी समस्याएं मौजूद थी, एक सीमाओं पर सैनिकों का होना और दूसरा देश के अंदर किसानों का अच्छा होना। और इस देश को तब दो ही लोग निखार सकते थे, एक सीमा पर मौजूद जवान और देश के अंदर खेतों में किसान। यही कारण था कि 1965 में युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, और तब MS स्वामीनाथन जी ने कहा कि अपना लीजिए HYV बीजों को बड़े प्रमाण में अपना लीजिए, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हम USA से कई ज्यादा प्रमाण में गेहूं आयात कर रहे थे। और ये आयात का दौर इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में और ज्यादा बढ़ा 1966 के आसपास। लाल बहादुर शास्त्री जी भी चल बसे इस दौरान, और फिर इंदिरा गांधी जी हमारे देश की जो है वो प्रधानमंत्री बनी। और इंदिरा गांधी जी के समय में, हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में कृषि मंत्री थे चिदम्बरम जी, और चिदम्बरम जी ने खुलकर जो है MS स्वामीनाथन का समर्थन किया और ये कहा कि हमें अपनाना ही होगा। और फिर चिदम्बरम की देखरेख में, याद रखना है, MS स्वामीनाथन को जिम्मा सौंपा गया कि देखिए आप बात कीजिए किस प्रकार से क्या होगा। MS स्वामीनाथन जी ने बोरलॉग जी से बात की, और बोरलॉग जी जब तक आते तब तक लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार गिर चुकी थी। और फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है, और इंदिरा गांधी जी ने भी कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और एक कमेटी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन जी थे। और MS स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, और उस बैठक में नॉर्मन बोरलॉग जी को भी बुलाया गया। और नॉर्मन बोरलॉग जी ने कहा कि परिस्थितियां अलग है, लेकिन फिर भी भारत की परिस्थितियों को देखते हुए हमें मैक्सिकन बीटा प्रजाति को भारत में लाना होगा और उत्पादन कार्य को बढ़ाना होगा। लेकिन यह कार्य कहां से शुरुआत होगी? यह कार्य या तो पंजाब के क्षेत्र से शुरुआत करनी होगी, या तो यूपी के उत्तरी भाग से इसकी शुरुआत करनी होगी। और भारत में सोनालिका, सोनारा और लार्मा रोजा जैसी मैक्सिकन बीटा प्रजाति को भारत में लाए, और शुरुआत की उत्तराखंड, तत्कालीन यूपी था, उस वक्त तो उत्तराखंड नहीं था, तत्कालीन यूपी यानी कि आज के उत्तराखंड के पंतनगर से जो है वह गेहूं को बोना शुरू किया। और गेहूं को बोने के बाद भारत में वास्तविक तौर पर 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इससे पहले भी हम HYV बीज जो थे उसका कहीं ना कहीं, याद रखना है, उत्पादन अपना बोने का कार्य कर रहे थे। अब आगे किस प्रकार से वृद्धि होती है, कैसे वृद्धि होती है, भारत में हरित क्रांति को कितने चरणों में बांटा गया है, वो बात की बात है। लेकिन पहले हमें देखना होगा कि हम हरित क्रांति को क्यों लाए। अब क्यों लाए, इसका जवाब आपको पता चल गया कि पहला, खाद्यान्न उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर बनना था। दूसरा, कि हमें किसानों को सशक्त बनाना था। तीसरा, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करना था, ताकि आने वाले समय में पानी की कमी से हम, याद रखना, क्योंकि मानसून कृषि का जुआ है, और अगर मानसून धोखा देता है तो उस वक्त सिंचाई सुविधाएं हमारी बेहतर होनी चाहिए, ताकि बड़े भूभाग पर जो है वो सिंचाई अगर होगी तो खाद्यान्न उत्पादन में हमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो पाएगी। चौथा, कि हमें उन्नत तकनीकों का विकास करना होगा, यानी कि जो बीज आज हम लगा रहे हैं उससे बेहतर किस्म की बीजों को हमें देखना होगा। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो शुष्क प्रदेश के रूप में है, तो क्या वहां पर हम खेती नहीं कर सकते हैं? तो शुष्क जगह पर शुष्क प्रणालियां विकसित करनी होगी, शुष्क कृषि को बढ़ावा देना होगा, अर्थात ऐसी बीजों का विकास करना होगा जो शुष्कता को सहन कर सके।
यानी कि कम पानी में भी वह सहनशीलता उनकी अच्छी होनी चाहिए और वह आगे चलकर उत्पादन ज्यादा दे। ट्रैक्टर वगैरह जैसे आधुनिक प्रणालियां जो है हमें विकसित करनी थी। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना था, स्प्रिंकल को बढ़ावा देना था, बोरवेल जो थे उनकी खुदाई करवानी थी। यानी कि ये उद्देश्य हमारे रहे हरित क्रांति के दौर में। समझ में आया ना? तो इसी को हमें, इन्हीं लक्ष्यों को हमें पाना था। भाई उद्देश्य क्या थे लघु अवधि के लिए? लघु अवधि के लिए क्या उद्देश्य होगा? दूसरी पंचवार्षिक योजना के दौरान भारत में भूखमरी समस्या को दूर करना था। यानी कि पहला जो हरित क्रांति का उद्देश्य था लघु था ना, भाई हमें भूखमरी को खत्म करना है। फिलहाल हमारे पास खाना नहीं है, कम से कम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य है या नहीं है? जैसे मान लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति पर सबसे पहले संकट आता है, मान लिया जाए कि अपने परिवार पर सबसे पहले संकट आता है, तो व्यक्ति क्या सोचेगा? पहले तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, फिर बाद में हम काम करेंगे। बाद में क्या काम करेंगे कि ऐसी नौबत फिर से ना आए, इसके लिए हम बड़ी दीर्घावधि के लिए काम करेंगे। काम करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो लघु अवधि के लिए पहले क्या? पहले खाना तो मिले फिर काम करेंगे। तो लघु अवधि के अगर हम उद्देश्य को देखें तो हमारे यहाँ पर जो भूखमरी की समस्या है, इस भूखमरी की समस्या को हमें खत्म करना है। अब दीर्घ अवधि क्या है? दीर्घ अवधि के काम में अगर हम देखें तो भाई भारत में भूखमरी की समस्या आई क्यों? क्योंकि किसान सशक्त नहीं थे। और किसान क्यों सशक्त नहीं थे? क्योंकि उनके पास उन्नत बीज नहीं थी, मशीनीकरण नहीं था, सिंचाई सुविधा नहीं थी, उर्वरक नहीं थे। तो दीर्घावधि के लिए हमें यह उपलब्ध करवाना होगा धीरे धीरे करके। ऐसा तो है नहीं कि कल हमने ट्रैक्टर बनाना चालू किया तो सब किसानों को बांट दे, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं हो सकता ना। किसान अपनी क्षमता में वृद्धि करे। भारत सरकार जो थी वो क्या देगी? सस्ते दाम पर बीज उपलब्ध कराएगी, सस्ते दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराएगी कुछ समय के लिए, जब तक किसान इतने सक्षम ना हो जाए कि वो खुद होकर उर्वरक खरीद ले। तो ये कोई 4 साल की बात नहीं और 5 साल की बात नहीं है कि कोई किसान जो है वो अचानक 5 साल में आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये लंबा कार्य है, इसमें समय लगेगा। इसलिए दीर्घावधि का उद्देश्य क्या था? दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। फिर इसका एक और उद्देश्य क्या था? रोजगार प्राप्ति करना, क्योंकि कई लोग जो है वो बेरोजगार बैठे हुए थे और बेरोजगारों से जो याद रखना है जीडीपी में उनका कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन वो फुकट का खाते भी है। तो फुकट का ना खाए इसलिए रोजगार देना अनिवार्य है। कब तक फुकट का खाएगा? सरकार पर बर्डन बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता? बढ़ता है। तो रोजगार एक प्रमुख समस्या थी। तो रोजगार के निदान के लिए अगर कृषि क्षेत्र में याद रखना है अच्छा उत्पादन होता है तो कृषि आधारित उद्योगों का विकास होगा, और कृषि आधारित यदि उद्योगों का विकास होता है तो फिर रोजगार तो अपने आप ही होंगे, जनरेट हो गए, नहीं हो गए? हो गए। वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन है कि स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना है जो अनुकूल और विषम जलवायु और रोगों का सामना करने में सक्षम हो। मैंने कहा उन्नत किस्म की बीजों का निर्माण करना है हमें। कृषि का वैश्वीकरण, गैर औद्योगिकरण राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में निगमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना था। तो ये हरित क्रांति के हमारे उद्देश्य थे। अब हरित क्रांति में आपको अगर पूछा जाता है कि हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्या हमने किया, क्या क्या चीजें हरित क्रांति के दौरान जो है हमने शामिल की। तो पहला, कृषि क्षेत्र का विकास विस्तार, यानी कि हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में सहायता प्रदान की। यानी कि जिन क्षेत्रों में किसान कृषि करना पसंद नहीं कर रहे थे उन क्षेत्रों में भी कृषि अब धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं रूप ले रही थी, विस्तार कर रही थी। क्योंकि प्रत्येक किसान ये सोच रहा था कि अगर वहां पर उत्पादन हो रहा है, अगर उनकी स्थिति अच्छी हो रही है तो हमारी क्यों नहीं? अगर ये मेरा दोस्त डीएसपी बना है तो मैं क्यों नहीं? समझ में आ रहा है? विस्तार होगा या नहीं होगा? बाजू वाला अगर इंजीनियर बनता है तो अगले 4-5 साल में आजू बाजू के 10 घर में 10 इंजीनियर उत्पन्न हो जाते, नहीं होते? हो जाते। जॉब लगे ना लगे मैं वो नहीं कह रहा हूं, इंजीनियर तो पैदा होते ही है। डिफॉल्ट इंजीनियर होगा घर में, एक इंजीनियर जन्मतः पैदा होता ही होता है। आने वाले समय में डॉक्टर होंगे, ऐसे होंगे ना, हर घर में एक डॉक्टर, एमडी बेरोजगार। और शिक्षकों तो पूछो मत, आप में भी बैठे हुए हैं, जो वहां बैठा उनमें भी शिक्षक है। क्योंकि 2 साल जॉब नहीं लगे तो आप शिक्षक बनना तय, भले फ्री में पढ़ाए लेकिन पढ़ाएंगे अवश्य। खैर, तो कृषि क्षेत्र का विस्तार होना तो तय था, क्योंकि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति को सबसे पहले बढ़ावा दिया गया
उससे कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों में जो है प्रोत्साहन मिला और कृषि क्षेत्र का विस्तार हमें देखने को मिलता है। दोहरी फसल प्रणाली, यानी कि दोहरी फसल प्रणाली हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी। इससे पहले याद रखना है, किसान कोई एक फसल ले लेता था तो दूसरी फसल लेने की उसकी इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि बड़ा बीज लगता था, पैसे ज्यादा लगते थे, उर्वरक नहीं था, उत्पादन होता नहीं था, तो वह एक ही फसल पर निर्भर होता था, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इसलिए याद रखना, हरित क्रांति ने कहीं ना कहीं दोहरी फसल प्रणाली को जन्म दिया, यानी कि किसान एक फसल के बाद तुरंत दूसरी फसल लेने के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि उसके पास पैसा भी होगा, आधुनिकीकरण भी होगा, उर्वरक भी होंगे, उन्नत किस्म के बीज भी होंगे। इसलिए एकल फसल प्रणाली के तहत यह कार्य नहीं हो सकता था, उत्पादन अच्छा नहीं हो सकता था। परिणाम स्वरूप दोहरी फसल प्रणाली का विकास हुआ हरित क्रांति के दौरान। उन्नत आनुवांशिकी बीजों का उपयोग किया जाने लगा। मैंने कहा श्रेष्ठ आनुवांशिकी बीजों का उपयोग करना हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। इसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं मैंने आपको बता दी, है ना। कृषि मशीनीकरण, यही वह दौर था, अगर हरित क्रांति न होती तो इतने ज्यादा मशीन हम बना पाते क्या? उन्नत किस्म के मशीन, जब उत्पादन हो ही नहीं रहा है तो कोई फैक्ट्री कैसे लगाएगा भाई? जहां किसानों की क्षमता अगर अच्छी हो रही है तो वह ज्यादा उत्पादन देने के लिए, कम लागत लगाने के लिए मशीनरी लेगा भाई। आज बैलगाड़ी से 4 दिन में अगर जुताई हो रही, ट्रैक्टर में 2 घंटे से हो जाती है, हो जाती। तो ट्रैक्टर कब आएगा? जब किसानों के पास पैसा होगा। किसानों का पैसा कब आया? जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो हम धीरे धीरे कृषि मशीनीकरण की ओर गए, है ना। सिंचाई के लिए परंपरागत जो तकनीकें थी, उन तकनीकों को छोड़कर, याद रखना है, हम कुएं ना खोदकर बोरवेल करने लगे। मतलब कुओं का लघु रूप, लेकिन कुओं की खुदाई में 2 महीने 4 महीने लगते हैं, बड़ा खर्च आता है। हालांकि इसमें भी ज्यादा खर्च आता है, लेकिन एक ही बार दे दो। अगर किसान सक्षम है तो वहां पर ड्रिल करके, याद रखना है, लंबवत ड्रिल करके जो है वो बोरवेलिंग की जाती है। ट्यूबवेल जैसे आप कहते हो, आपके घर में भी होता है ना, जब आप मकान बनाते हो तो ट्यूबवेल ही तो करते हो आप। तो ऐसे ट्यूबवेलों का एक दौर चला, और ट्यूबवेल क्रांति जब हमारे यहां पर हुई तो सिंचाई सुविधाएं बढ़ी, और सिंचाई सुविधाएं बढ़ी तो किसानों का उत्पादन भी बढ़ा, किसानों का उत्पादन बढ़ा तो किसानों की आय में वृद्धि हुई, किसानों की आय में वृद्धि हुई तो किसानों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि हुई। तो धीरे 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 हमारी जो कृषि थी वह परंपरागत कृषि से उठकर अब मशीनीकरण कृषि की ओर आगे बढ़ रही थी। तो यह हरित क्रांति की देन है, ठीक है। शुष्क भूमि कृषि विकास, अगर हम परंपरागत बीजों को लेकर आगे बढ़ते तो आज अगर राजस्थान की बात करें तो सरसों के उत्पादन में वह अग्रणी राज्यों में से एक है या नहीं है? मोटे अनाज में वह जो है अग्रणी राज्यों में से एक है। दलहनों में जो है वह बड़े उत्पादन में बड़े राज्यों में से एक है या नहीं है? तो अगर हम शुष्क कृषि प्रणाली विकसित ना करते तो राजस्थान की इतनी हिम्मत होती कि वह इतना उत्पादन कर पाता? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं कृषि वैज्ञानिकता को भी बढ़ावा मिला, जिससे हमने शुष्क क्षेत्रों में भी शुष्क कृषि प्रणालियों को विकसित करने में सहायता हासिल की। तो ये प्रमुख तत्व रहे हमारे हरित क्रांति के दौरान, ठीक है। बाकी का हम अब हरित क्रांति के चरण क्या थे, किस प्रकार से थे, ये हम अब कल के इसमें ना देखिए। ये मैंने तथ्यात्मक रूप में आपको बता दिया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्यतः 1967-68 में मानी जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के तहत HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, जो कम क्षेत्र में लगाया जाएगा लेकिन उत्पादन ज्यादा देगा, है ना। तो हाई यील्ड वैरायटी बीजों को प्रयोग किया गया। अब इसमें कौन कौन सी बीजें होगी मैंने आपको लिखा दिया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में भी कि हरित क्रांति के दौरान किन प्रजातियों को भारत में जो है, किन प्रजाति के गेहूं को भारत में लाया गया। और चावल में भी मैंने बताया IR8, ये भी ध्यान में रखना है। तो चावल में भी हमने IR8 को लाए, लेकिन कब हमने बोना शुरू किया, चावल में हमने सफलता क्यों हासिल नहीं की, इसके पीछे भी कई कारण है, लेकिन इन सभी कारणों की चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना है।